आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम कश्मीर एक्सप्रेस। आई अगले 1 घंटे तक अपनी जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से आपको करेंगे बाखबर। सबसे पहले हेडलाइंस। सरकार गिरने के बाद पीडीपी में तरार। पीडीपी के 3 एमएलए ने की बगावत, छोड़ सकते हैं पीडीपी। रियासत में सरकार बनाने की कोशिशों में बीजेपी। जी मीडिया से खास बातचीत में कवींद्र गुप्ता का इशारा। गवर्नर रूल नाफिज होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे राजनाथ सिंह। रियासत के हिफाजती बंदोबस्त का लेंगे जायजा। बाबा बर्फानी के भी करेंगे दर्शन। और हाजीन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने चलाया बड़ा सर्च ऑपरेशन। 100 से ज्यादा जवानों ने इलाके को घेरा। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। रियासत जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी सरकार गिरने के बाद गवर्नर रूल नाफिज हो तो गया है, लेकिन दौरे हाजिर के मुताबिक इसका सबसे ज्यादा नुकसान पीडीपी को उठाना पड़ रहा है। वजह है पीडीपी लीडरों के बगावती तेवर। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई। कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी आईना नहीं मिलता। जम्मू कश्मीर की सियासत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी पीडीपी के बारे में यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि सरकार के गिरते ही पार्टी में बगावत की सदा सुनाई देने लगेगी। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि इख्तिदार पर काबिज पीडीपी के टूटने के बारे में भी चर्चाएं होंगी। पार्टी टूटे या ना टूटे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी में बगावत उठने लगी है। पीडीपी बीजेपी इत्तेहाद की सरकार खत्म होने के बाद पीडीपी के अंदर इख्तलाफात दिन बर दिन सामने आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी टूट के दहाने पर खड़ी है। गुज़िश्ता दिनों पीडीपी के सीनियर लीडर और एमएलए आबिद हुसैन अंसारी ने महबूबा मुफ्ती की पॉलिसीज पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पार्टी लीडरशिप पर कारकुनान के साथ इम्तियाजी सलूक अख्तियार करने का इल्जाम लगाया था। अगर वो पब्लिक की चीफ मिनिस्टर होती, बहैसियत एमएलए के मुझे हक होता था कि मैं उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताता और वो उसका मदावा करते, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं। लोगों के लिए मुझे अगर पार्टी छोड़नी भी पड़ी मैं छोड़ूंगा, मैं उसमें कोई 2 मिनट भी नहीं दूंगा। लेकिन जहां पर मुझे लगेगा कि मेरे लोगों को, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को फायदा होगा। अयान है, मैंने पहले भी, अगर आपको याद होगा, नईम अख्तर के खिलाफ बोला। उसने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई, उसने ऐसे ऐसे चल के लोगों को लगता था वो बहुत सीधा साधा आदमी है, लेकिन उससे बड़ा करप्ट कोई नहीं। मंसूर है, हमारे एक और साहब हैं मंसूर, वो उसको लगता था कि वही डिप्टी सीएम था। उनको अगर किसी के पास किसी एमएलए को किसी मिनिस्टर से मिलना जाना था तो वो कहता था और मैं साथ ले चलूंगा, मेरे साथ चलो, मैं मिलवा दूंगा। वो मिनिस्टर जो था वो हर एक का था, वो सिर्फ मंसूर का तो नहीं था। पीर को 2 और पीडीपी लीडरान ने आला क़यादत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन लीडरान ने महबूबा मुफ्ती की पॉलिसीज की मजम्मत की। पार्टी के सीनियर मेंबरान जिस तरह चुप्पी को तोड़ते हुए सामने आ रहे हैं, इससे पार्टी को खासी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। अचानक ये जो गवर्नर रोल की स्थिति बनी है, गवर्नर रोल का जो यहाँ मौका बना है, तो ये आम लोगों के लिए तशवीशकुन है। मेरे ख्याल में पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत तशवीश है। अब पीडीपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर इमरान रजा अंसारी ने महबूबा मुफ्ती को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि महबूबा के नाकाम रहने की वजह से पार्टी की ये हालत हुई है। वे यहीं नहीं रुके, उन्होंने सबको पीछे छोड़ते हुए महबूबा पर सबसे बड़ा हमला बोला और कहा कि महबूबा ने न सिर्फ पीडीपी को पार्टी के तौर पर नाकाम कर दिया, बल्कि उनके अपने वालिद और पीडीपी के बानी मुफ्ती मोहम्मद सईद के सपनों और उम्मीदों को भी तोड़ दिया है। उन्होंने भाजपा को मोरिद इल्जाम ठहराए जाने की बजाय महबूबा मुफ्ती को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया।
कि हमारा ताल्लुक है, न तो हमसे कभी पूछा जाता है न हमसे कभी पूछा गया। मैं ज़रूर है कि मैं मिनिस्टर उनकी हुकूमत में था, लेकिन कुछ अरसे से मैं उनको कहता रहा हूँ कि हमारा दम घुट रहा है इस पार्टी में रहकर, क्योंकि इस पार्टी को कुछ अफराद ने हाईजैक किया है, और वही वजह है जिन अफराद ने इस पार्टी को हाईजैक किया, उन्हीं अफरादों की वजह से आज जो आपको सरकार छोड़ना पड़ी, महबूबा जी को सरकार छोड़ना पड़ी। अंसारी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने सरकार को एक फैमिली ओपेरा बना दिया था, जहां भाई, चाचा, चाची और दीगर रिश्तेदार अहम किरदार अदा कर रहे थे। ऐसे में पार्टी के साथ खड़े रहना खुद की तौहीन थी। ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तब्दील हो गई इनटू फैमिली डेमोक्रेटिक पार्टी। यही वजह रही कि लोग बदजुल्म हो गए हैं इस पार्टी से। जो मुफ्ती साहब जिन्होंने ये ख्वाब बनाया था कि मैं एक पार्टी बनाऊंगा, उन्होंने कभी अपने रिश्तेदारों को सर पर नहीं बिठाया, लेकिन जब से महबूबा जी आई हैं, या तो मामा जी देखते हैं, या जो ताया जी देखते हैं, या कोई भाई साहब देखते हैं, या बाकी ये तो एक मैं वाकन कहूँ, मुझे बहुत ही दुख होता है ये कहने से कि हमने जिस अपने खून से इस पार्टी को बनाया, लेकिन इस पार्टी को बर्बाद करने वाले वो जो खानदानी लोग हैं, जिन्होंने ये समझ रखा था कि खानदानी टकसाल है। इसके अलावा एक और एमएलए मोहम्मद अब्बास वानी भी इमरान अंसारी की हिमायत कर रहे हैं। इख्तिदार खो चुकी पीडीपी अब अपनों को खोती जा रही है। काबिल गौर बात यह है कि पीडीपी ने अपने को खोने की शुरुआत सत्ता खोने के पहले ही कर दी थी, जब महबूबा ने कश्मीर पर किए गए एक कमेंट पर फाइनेंस मिनिस्टर हसीब दाराबू को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उनके अलावा फारूक अहमद अंदराबी और विक्रमादित्य से भी इस्तीफा दिलाया गया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी में पहले से ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। इमरान अंसारी और उनके चाचा आबिद अंसारी के अलावा एक और एमएलए मोहम्मद अब्बास वानी भी इमरान अंसारी की हिमायत पर उतर आए हैं। अब्बास टनमर्ग के एमएलए हैं। उन्होंने कहा है कि वो इमरान अंसारी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं। पीडीपी को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। उन्होंने इस बारे में जी मीडिया से खास बातचीत की। एमएलए गुलमर्ग जो कल से सुर्खी में रहे, कल उसने अपनी पार्टी को खैरबाद किया। जनाब अब्बास साहब, आपने कल अपनी पार्टी को खैरबाद किया, क्या वजह हुई कि आपने अपनी जी, मैंने अभी प्रेस ब्रीफिंग में भी जाके बता दिया है कि मैंने असेंबली जो सेशन पीछे चला गया फरवरी में, मैंने जाके हाउस कही थी कि एमएलए साहिबान के साथ भेदभाव हो रहा है और एमएलए के साहिबान के साथ मंत्री आला के द्वारा ठीक नहीं हो रहा है या हुकूमत के द्वारा ठीक नहीं हो रहा है। तो ऑलमोस्ट ये जाके मेरे अंदर लावा पहले से ही था, लेकिन अच्छी बात नहीं थी कि मेरी वजह से सरकार गिर जाती, और मैं नहीं समझता था कि मैं जाके गुलाम हसन मीर साहब बनूँ, मैं जाके उस अंदाज से कोई पेशकदमी करूँ जिससे हुकूमत गिर जाए। आज के डेट में हुकूमत गिरी है, तब जाके मैंने जाके अपना मुँह खोला है। किसी नई पार्टी से क्या नहीं, अभी कुछ पार्टी से आप नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, इतनी सी बात है कि अगर जाके पीडीपी सरकार, पीडीपी हुकूमत, पीडीपी क़यादत अगर जाके किसी और पार्टी के साथ जाने की कोशिश में लगेगी, मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। रहा सवाल कि अगर जाके कोई और पार्टी, कोई और जाके बन रहा है, कोई हुकूमत बन रही है, अच्छी बात है, लेकिन वक्त से वो कहना कबल वक्त होगा कि मैं किसी के साथ जाऊंगा। हाँ, मेरा मौक़िफ़ यही है कि मैं जहाँ इमरान अंसारी साहब जाएंगे, मौलाना साहब जाएंगे, मैं उनके साथ शाना बशाना रहूंगा। शुक्रिया। उधर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने गवर्नर से असेंबली डिसॉल्व करके जल्द से जल्द इंतखाबात कराए जाने की मांग की है। जी मीडिया नुमाइंदे राजन वैद्य से खास बातचीत के दौरान पैंथर्स पार्टी के सदर हर्षदेव सिंह ने कहा कि अगर जल्द से जल्द इंतखाबात नहीं कराए गए तो एमएलएस की खरीद फरोख्त हो सकती है। हालांकि जम्मू कश्मीर में अभी गवर्नर रूल नाफिज है, लेकिन सरकार बनाने की कवायद अभी भी शुरू है। जहां कांग्रेस और पीडीपी की बातें सुनने में आई हैं कि उनकी मीटिंगों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, वहीं बीजेपी एक दफ़ा फिर से सरकार बनाने की कोशिश में दिखाई देती है। इस पे क्या कहना है अपोजिशन पार्टीज का? हर्षदेव सिंह, चेयरमैन नेशनल पैंथर्स पार्टी के, सर कैसे देखते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में एक ड्रामा इस वक्त
जिसे सियासी ड्रामा कहेंगे वो खेला जा रहा है। और अलग अलग दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं जहां खरीद फरोख्त की बातें जो हैं विधायकों की हो रही हैं, चाहे वो कांग्रेस के दफ्तर की बात हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो पीडीपी की हो। और लगातार इस किस्म के र्यूमर्स आ रहे हैं, इस तरीके के क्यास लगाए जा रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जो लोग हैं वो जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, उनको प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उनको लोअरमेंट्स जो है वो दिए जा रहे हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस की शिकायतें आ रही हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। आपने ऐसे में ये मांग की थी पहले ही नेशनल पैंथर्स पार्टी की ओर से कि असेंबली को डिसॉल्व किया जाए। क्या आपको लगता है ये जो डिसॉल्व नहीं किया गया उसी का ही ये नतीजा है? देखिए, हम तो पहले दिन से ये कहते रहे हैं कि असेंबली को भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में ना हो या कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सरकार ना बना सकता हो, तो एकमात्र विकल्प यही है कि उस असेंबली को भंग किया जाए। लेकिन उसको भंग नहीं किया जा रहा है और एक मौका दिया जा रहा है अपॉर्चुनिस्ट फोर्सेस को, इन पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ जोड़ करने का, हॉर्स ट्रेडिंग करने का, और किसी ना किसी तरीके से उन एमएलएस को जोड़कर जो है वो सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस किस्म के हथकंडे बाकी स्टेटों में भी अपनाने की कोशिश की और बहुत जगहों पे सक्सीड भी हो गए। मेघालय, मणिपुर जैसी जगहों पे, गोवा जैसी जगहों पे जो है मेजॉरिटी ना होने के बावजूद भी तोड़ फोड़ की राजनीति से जो है वो सरकारें बनाई गई। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर ये तजर्बा किया गया और इस तरीके से सरकार बनाई गई तो वो बहुत घातक हो सकती है यहाँ की सुरक्षा के लिए। पैंथर्स पार्टी ऐसे में जिस तरह के सियासी हालात हैं, ऐसे में पैंथर्स पार्टी क्या डिमांड करती है? देखिए, हम तो ये मांग करते हैं कि मौजूदा स्थिति में इस असेंबली को भंग किया जाना चाहिए और गवर्नर महोदय को जो है हालात देखते हुए उचित समय पे जो है नए इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए। यही एकमात्र समाधान है मौजूदा स्थिति में। और अगर ये नहीं किया गया तो सुरक्षा की दृष्टि से और ज़्यादा घातक हो सकता है। लेकिन क्योंकि पहले भी हालात जम्मू कश्मीर में जो है वो ख़राब हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं कि दो पॉलिटिकल पार्टीज जिनका कोई आपस में मेल ही नहीं खाता था, बीजेपी और पीडीपी ने जो मिलकर एक गठबंधन सरकार बनाई, वो यहाँ के लोगों को गवारा नहीं थी और हालात जो है उसकी वजह से दिन प्रतिदिन खराब होते गए। अब भी कोई अपॉर्चुनिस्ट अलायंस बनाने की कोशिश की जाती है, इसका प्रभाव रियासत की सुरक्षा के ऊपर सीधा सीधा पड़ेगा। हरदेव सिंह, जिनका कहना है कि उचित समय पर गवर्नर एनएन वोहरा को कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो जिस तरह से यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की जा रही है ये सियासत के लिए और जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए ठीक नहीं है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। उधर पीडीपी और कांग्रेस के मिलकर सरकार बनाने की खबर को साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने फेक न्यूज करार दिया है और इस हवाले से उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए पीडीपी कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद के बारे में मीडिया की अटकलों पर हंसी आती है। सोनिया जी और मेरे बीच भी बैठक होने की अटकल है, ये पूरी तरह से गलत है और एक फेक न्यूज की ये एक और मिसाल है। इससे कबल कांग्रेस के सीनियर लीडर और रियासत के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद भी इन खबरों को मुस्तरद कर चुके हैं। कांग्रेस पीडीपी इत्तेहाद की खबरों पर फुल स्टॉप लगाते हुए आजाद ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच इत्तेहाद नामुमकिन है। राज्यसभा रुकन गुलाम नबी आजाद ने मीडिया में आ रही खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि पीडीपी के साथ इत्तेहाद को लेकर फिलहाल कांग्रेस में किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। आजाद ने मुस्तकबिल में भी पीडीपी के साथ इत्तेहाद का रास्ता बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी दोनों पार्टियां कभी एक दूसरे के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगी। पीडीपी एमएलएस के बगावती तेवर पीडीपी एमएलएस के बगावती तेवर अख्तियार करने की खबरों के बीच पीडीपी के लिए थोड़ी राहत की खबर है। दरअसल पीडीपी के राज्यसभा एमपी नजीर लावे ने कहा है कि वो पार्टी के साथ खड़े हैं और पार्टी लीडरशिप के फैसले पर ही चलेंगे। उन्होंने पार्टी के खिलाफ बयान करने वाले लीडरों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं वो पार्टी छोड़ने के लिए आजाद हैं। उन्होंने इमरान रजा अंसारी पर मौका परस्त होने का भी इल्जाम लगाया। देखा होगा आज का ही मामला नहीं है, ये पिछले 70 साल से चलता है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं
डेमोक्रेटिक कंट्री में ये चीज़ें होती हैं, कोई नाराज़ होता है, कोई दूसरी पार्टी से नाराज़ आके हमारी पार्टी में मिलता है, ये चलता रहता है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, ना हम पार्टी वाले इसमें घबराते हैं। तो क्या करना चाहिए पार्टी को? हम पार्टी में हम तो बिल्कुल स्ट्रांगली इसको आगे ले जाएंगे। मुफ्ती साहब का जो विजन है उसको हम आगे ले जाएंगे। हम बिल्कुल डटे हुए हैं महबूब जी के साथ, और जो भी उसकी डायरेक्शन होगी उस पर हम काम करेंगे। तो जो लोग नाराज़ हैं उनको वापस कैसे लाएंगे? नहीं, जो अगर कोई नाराज़ है उसको हम मनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद अगर वो फिर भी हमसे नहीं रहना चाहता है तो हम इसको रिश्तों से बांध के नहीं रखेंगे। नहीं, जो उनको अपनी मर्जी है क्या करना है, हमारे साथ रहना है, कहीं और जाना है, तो उनका अपना मौक़िफ़ है। लेकिन हमारी जो हमारे जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, उस पार्टी का जो मंशूर है मुफ्ती साहब ने जो बनाया है उसको हम आगे ले जाएंगे। पीडीपी एमएलए अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि पीडीपी में इख्तिलाफ है तो, लेकिन उसे दूर भी किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने भी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की खबरों को गलत बताया और इसे नामुमकिन करार दिया। वाज़ेह है कि राथर कोकरनाग से पीडीपी के एमएलए हैं। बाकी ये चीज़ है कि गिले शिकवे हो सकते हैं पार्टी के अंदर, वो हम पार्टी में बैठ के आपस में शेयर भी कर सकते हैं और उनका अजाला भी ढूंढ सकते हैं। बाकी जो कल देखने को मिला, जो अंसारी साहिबान ने आबिद साहब ने या इमरान साहब ने जो दे दिया, तो अब चूँकि उन्होंने इस हद तक भी कह दिया कि वो पार्टी को छोड़ने वाले भी हैं, तो ये आपने भी देखा, हमने भी देखा। लेकिन ये बात कि कोई ग्रुप बन गया है या बनने वाला है, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं। तो पीडीपी में एक तरह से इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर से सरकार से बाहर होने के बाद, सरकार गिरने के बाद कहीं ना कहीं अब तमाम लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं और नाराजगी भी सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ आबिद अंसारी साहब जुड़ गए हैं, जो कि लीडर हैं पीडीपी के, उनसे बात करेंगे। आबिद अंसारी साहब, आपका मौक़िफ़ क्या रहेगा, क्या हिकमत अमली है और क्या कुछ सोच रहे हैं इस वक्त आप पार्टी के बारे में? पार्टी के बारे में क्या सोचना है, हमारी पार्टी तो खराब हो गई। हमें लीडरशिप जो हमारी पार्टी की, उसने ऐसे आदमियों को हमारे सरों पर मुसल्लत किया है जो हारे हुए हैं और हार के इलेक्शन आए और पार्टी को चला रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा और पार्टी के वर्कर, एमएलए सब नाराज हैं। जी, नाराज तो हैं, जैसा कि आप भी नाराज हैं, लेकिन कहीं कहीं जाने का आपने सोचा है या फिर पार्टी की क़यादत ने आपसे कोई बात की? हमने कहीं जाने का नहीं सोचा है, अभी तो बात बन ही रही है। अभी इस घर के अंदर ही मामला है कि आप देखते हैं इस घर के फर्द जो हम एमएलए हैं उनका क्या मौक़िफ़ रहेगा, उसी हिसाब से हिकमत अमली तय की जाएगी। आबिद साहब, आप बता रहे हैं घर के अंदर की बात है, अब जब आप लोग घर की बात को बाहर ला रहे हैं तो क़यादत ने आपसे बात की पार्टी की, आपको कुछ समझाने की कोशिश हो रही है वहां से? वहाँ क़यादत की तरफ से कोई कोशिश नहीं, क्योंकि क़यादत को गिल्टी है, उनको पता है हम लोग गलत हैं। वो क्या कोशिश करेंगे हमको बात करने की या हमारे साथ रास्ता करने की। लेकिन आप लोगों को कुछ लीडरान पीडीपी के ही मौका परस्त बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जब हुकूमत में थे तब आप लोगों को कोई नाराजगी नहीं थी, आज आप लोगों को तमाम बुराइयां पार्टी में नजर आ रही हैं। जी नहीं, ये सब गलत है। अगर वो लोग याद करें, मैंने इससे पहले भी ओपनली नईम अख्तर के बारे में कहा कि जो मिनिस्टर थे उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर थे, फिर बाद में वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाए गए। हमने कहा कि इसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। हमने नारा दिया था पार्टी बचाओ नईम को हटाओ, वो तो मैंने ही दिया था। मैंने असेंबली के अंदर भी, फ्लोर पर भी सीएम को कहा कि आपके फैसले गलत है। यह आज की बात नहीं थी, पहले से चल रहा था। हमने पहले भी कहा, आप भी कहेंगे और कहते रहेंगे कि महबूबा जी की गलत पॉलिसियों की वजह से पीडीपी को ये नुकसान उठाना पड़ा। जी, लेकिन फिर भी आप बताइए कि आप क्या बीजेपी की तरफ जाने की कोशिश में या फिर अपनी अलग पार्टी में? अभी हमारा कोई माइंड नहीं है हम किस तरफ जा रहे हैं। अभी तो हम ख्याल बनाए हैं। अभी जो बाकी मेंबरान हैं उनके साथ मशावरत होगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से बार बार ये इशारे मिल रहे हैं कि हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उनकी कोशिश कुछ इसी तरह की है कि आप लोगों को तोड़कर उधर लाया जाए? कोई किसी ने अप्रोच नहीं किया। हमारी उनकी कोशिश क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमको
उनकी तरफ से किसी ने अप्रोच नहीं किया। अगर अप्रोच आती है उनकी तरफ से तो फिर क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे उसका कोई जरूरी नहीं है बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे। हम तो अभी संभल रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारी पार्टी जो इतने जोबन में थी इस पर ये खजान कैसे आ गया। जी, आपको नाराजगी पार्टी में किससे है? नईम साहब से? नहीं, पार्टी के कमांड, हेड कमांड से। नईम अख्तर कौन होता है? नहीं, लगातार आप उनकी मुखालफत करते रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि जब हुकूमत में थे तब भी आप मुखालफत करते रहे, उनको भगाओ, ये आपका नारा था। ऐसे में इसलिए कि उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ जी। और महबूबा जी ने उन आदमियों को लाया, मसलन महबूब को लाया। उसकी वक़्त क्या है? वो अपना इलेक्शन हार गया। जब वो इलेक्शन नहीं जीत पाया तो वो क्या करेगा? लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि आज महबूबा मुफ्ती को आप लोगों की जरूरत है, या पार्टी के उन लोगों की जरूरत है जो जुड़े रहे शुरू से? इस वक्त साथ ज्यादा देने की जरूरत है? ये तो कोई बात नहीं हुई कि जब उनको जरूरत होगी तो वो हमें ताश के पत्ते की तरह खेलेंगे। अगर वो हमारे हाईकमांड थी तो उसको हमारी बात भी सुननी थी। आबिद हुसैन साहब जी, कितने ऐसे एमएलए होंगे जो आपकी तरह नाराज हैं और आपसे कम से कम राब्ते में? मेरे ख्याल से सब जी, जितने भी एमएलए थे मिनिस्टरों के बगैर सभी एमएलए नाराज। हमने जाके 1.5 महीने 2 महीने पहले हम तकरीबन 11 एमएलए थे। हमने जाके महबूबा जी से कहा कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो हारे हुए कैंडिडेट हैं, उनको आपने हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत किया है। वो डिक्टेट करते हैं, हमारा कोई बात करता ही नहीं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आबिद हुसैन साहब जी सलाम से बात करने के लिए। पीडीपी के नाराज लीडर, और साफ तौर पर कहना है कि अभी सोचा नहीं है कहां जाएंगे, लेकिन जल्दी ही अपना रास्ता तैयार करेंगे। और उनका साफ तौर पर कहना है उनकी नाराजगी सीधे तौर पर पार्टी क़यादत से है, महबूबा मुफ्ती से है, और कहीं ना कहीं नईम अख्तर के खिलाफ भी इन लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। इधर रियासत के साबिक नायब वजीर आला और बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि पीडीपी और कांग्रेस चाहकर भी रियासत में सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि उनके पास जरूरी तादाद नहीं है। उन्होंने कहा कि पीडीपी और कांग्रेस दोनों इस वक्त बगावत का शिकार है, ऐसे में उनके लिए सरकार बना पाना मुमकिन नहीं है। साथ ही इस बातचीत के दौरान उन्होंने साफ तौर पर इशारे भी दिए हैं कि बीजेपी फिर से रियासत में सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। कांग्रेस और पीडीपी की ओर से सरकार बनाने की अटकलों के बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं साबका जो डिप्टी सीएम हैं जम्मू कश्मीर के। कविंदर जी, कैसे देखते हैं इसको? कांग्रेस पीडीपी को लगता है कि जो उनकी पार्टी में बिखराव हो रहा है उस सभी के बीच में पार्टी को संभालने के लिए वो इस प्रकार का जो कर रहे हैं, उनके पास कोई नंबर गेम नहीं है। सर, सेना को फ्री हैंड दिया जाए, इसके लिए समर्थन वापस लिया गया, जिस तरह से दबाव बनाया गया, आपको लगता है कहीं ना कहीं पीडीपी एक दफ़ा फिर से कोशिश है कि कहीं ना कहीं सरकार बना के सेना को निशाना बनाया जाए? उनकी क्या कोशिश है उसके बारे में नहीं कहा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो समर्थन वापस लिया वो देश की एकता और अखंडता को देखते हुए, और विशेष करके जिस प्रकार की परिस्थितियां लॉ एंड ऑर्डर के प्रति जम्मू कश्मीर में पैदा हुई थी, उसी को देख करके हमने समर्थन वापस लिया है। मुझे लगता है कि सेना को जो हमने खुला हाथ दिया है, आने वाले समय में उसका रिजल्ट आएगा। सर, ऐसे भी कयास लगाए गए हैं कि क्या ये बीजेपी की तरफ से भी जो है सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी? अमरनाथ यात्रा के बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो सजाद गनी लोन हैं, उनको सीएम कैंडिडेट देख सकते हैं हम उनको? देखो, फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी खुद अपना समर्थन वापस लेकर के हमने गवर्नर रूल लगाया है। उसके जब रिजल्ट आएंगे, जो राजनीतिक पार्टियां रहती हैं वो तो सरकारें भी बनाती हैं, सरकारें गिराती भी हैं, लेकिन पहले परिस्थितियां यहाँ समझ जाएं, उसके बाद इस चीज़ को सोचा जा सकता है। पहले ही आपने ये वाज़ेह कर दिया था कि सरकार बनाने की कवायद शुरू होगी, कुछ ना कुछ आप करने वाले हैं, तो क्या यही है कि आप लोगों को? नहीं करने वाले, हम अभी कुछ नहीं करने वाले। अभी गवर्नर रूल चल रहा है, गवर्नर रूल में अच्छे रिजल्ट आएंगे, उसके बाद सरकार तो किसी न किसी की बननी है।
वो तो इसमें ये राजनीतिक पार्टियों का काम ही इलेक्शन लड़ने के बाद सरकार बनाना। पीडीपी में एक तरह से गुटबाजी हो चुकी है, पीडीपी में जो है रिवोल्ट किया है, उसको किस तरह से देखते हैं जो उनके एमएलए ने? ऐसा है कि रोजमर्रा की डेवलपमेंट्स हो रही है, इसके बाद आपको 2-4 दिन में पता लगा कि क्या हो रहा है। कविंदर गुप्ता, जिनका कहना है कि हुकूमत बनाने की कोशिश हो सकती है, आज ये इशारा उन्होंने दिया है और उन्होंने कहा है पॉलिटिकल पार्टी है और मकसद यही होता है कि पॉलिटिकल पार्टी किसी न किसी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाए, लेकिन अमरनाथ यात्रा के बाद ही पिक्चर क्लियर हो पाएगी। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, जी मीडिया जम्मू। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सत शर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, जम्मू कश्मीर के साबिक सदर भी रह चुके हैं रियासती बीजेपी के, और कुछ दिन पहले तक मिनिस्टर भी थे हुकूमत में, बीजेपी पीडीपी की इत्तेहाद वाली हुकूमत में। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सत शर्मा जी, जानना चाहेंगे आप लोगों की क्या कोशिश चल रही, क्योंकि कविंद्र गुप्ता कुछ इशारे दे रहे थे और इधर पीडीपी में भी कुछ बगावत के सुर उठ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, तो क्या है इस बीच आप लोगों का रास्ता क्या है? सत शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए हम सत शर्मा जी को अपने साथ जोड़ते हैं। सत शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन कविंद्र गुप्ता जो कि नायब वजीर आला रहे हैं रियासत के, साबिक नायब वजीर आला, उन्होंने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा है कि कांग्रेस पीडीपी चाहकर भी रियासत में सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि उनके पास तादाद नहीं है और दोनों ही बगावत का शिकार हो रही हैं। ऐसे में सरकार बना पाना बहुत मुश्किल है। इस बातचीत के दौरान लेकिन उन्होंने इशारा भी दिया कि रियासत में सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी कर सकती है। सत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साबिक सदर हैं भारतीय जनता पार्टी के रियासती, उनसे बात करेंगे। सत शर्मा जी, बीजेपी की क्या इस वक्त कोशिश, क्या कवायद चल रही है? दोबारा से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे सत शर्मा जी से। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी की तरफ से इशारे मिलते रहे, खासतौर से कविंद्र गुप्ता बातों बातों में कुछ इशारे दे जाते हैं। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि अभी गवर्नर रूल रहेगा, हालात थोड़े कंट्रोल में आने के बाद रियासत की जो सियासी पार्टियां हैं वो कुछ कोशिश करेंगी, क्योंकि रियासत में सियासी पार्टियों का काम ही है सरकारें बनाना, गिराना। इस तरह की वो बातें कर रहे थे और सीधे तौर पर कांग्रेस और पीडीपी को उन्होंने निशाने पर लिया, साफ तौर पर कहा कि उन दोनों के पास लोगों की कमी है, एमएलएस की कमी है और उनके पास तादाद की कमी है और वो खुद अभी बगावत से जूझ रही हैं। इसलिए उन दोनों ही सियासी जमातों के लिए हुकूमत में आना बहुत आसान नहीं है। सत शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। सत शर्मा जी, बीजेपी इस दौरान क्या कवायद कर रही है? किस विषय में आप? जी बिल्कुल, मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक तरफ जहां पीडीपी में बगावत की खबरें आ रही हैं, इधर बीजेपी में कविंद्र गुप्ता जी इशारे दे रहे हैं कि हम लोग आगे कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी पीडीपी गठबंधन सरकार जब बनी थी तो मुख्यतः रूप से इसी विषय को लेकर बनी थी कि हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ शांति आएगी जी। और जब भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी गठबंधन सरकार से विड्रा किया है तो वो डेफिनेटली इस विषय को लेकर आया है कि हम लोग चाहते हैं कि कुछ एक हिस्से, हालांकि डेवलपमेंट हुई, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जम्मू और लद्दाख को कहीं ना कहीं कमियां जो थी वो देखने को मिली। और जम्मू कश्मीर में जो शांति का माहौल हम लोग चाहते थे, खासतौर पर कश्मीर में कई कमियां थी, उसी के पीछे कदम जो था वो विड्रा करना पड़ा। लेकिन आज परिस्थिति जो है, हम लोग चाहते हैं कि गवर्नर राज के समय में सबसे पहली प्राथमिकता है कि एक बढ़िया वातावरण में जो यात्रा है, अमरनाथ की यात्रा, वो है अच्छे वातावरण में निकले, इसके लिए देखने का विषय है। और मेरा मानना है कि डेवलपमेंट की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है। भारतीय जनता पार्टी का में सबसे पहली प्राथमिकता है कि यहाँ पर शांति हो। जब शांति होगी तो इस विषय में अमन के लिए तो कोशिशें चल रही हैं, लेकिन आप लोगों की सियासी कोशिश क्या चल रही है? पीडीपी में बगावत हो रही है, क्या वहां से कुछ लोग आपकी तरफ आ सकते हैं? क्या कोई अप्रोच हो सकती है? क्योंकि अब ये पीडीपी एमएलए से बात हो रही थी, नाराज पीडीपी एमएलए तो कह रहे थे बीजेपी की तरफ से अभी कोई अप्रोच नहीं है। ऐसा है कि पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वी आर ए पार्टी विद ए डिफरेंस, हमारी तरफ से कोई अप्रोच जो है इस विषय में हमारी तरफ से जो है वो शुरुआत नहीं है। यहाँ तक प्रश्न है, आज गवर्नर साहब का राज है, गवर्नर साहब के अंतर्गत जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में काम चल रहा है। हमारी प्राथमिकता है यात्रा अच्छी हो, हमारी प्राथमिकता है डेवलपमेंट हो, गुड गवर्नेंस हो और जम्मू कश्मीर में शांति का वातावरण बने। और जब समय आएगा तो उस पर देख लिया जाएगा।
शुक्रिया सर शर्मा साहब। तो बीजेपी के तमाम लीडरान जो हैं जम्मू कश्मीर में इशारे जरूर दे रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की हिकमत अमली को बताने से इनकार कर देते हैं, एक तरह से घुमा देते हैं। इशारे लेकिन जरूर मिल रहे हैं कि आगे कुछ सियासी कवायद शुरू हो सकती है। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद खैर मकदम है, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। आइए खबरों के सफर को आगे बढ़ाएंगे। गवर्नर रूल नाफिज होने के बाद पहली बार वजीर दाखिला राजनाथ सिंह 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे। वो बुध से रियासत के दौरे पर होंगे और इस दौरान वजीर दाखिला और बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। वजारत दाखिला के एक ऑफिसर के मुताबिक राजनाथ सिंह गवर्नर NN वोरा, इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों के आला ऑफिसर्स के साथ मुलाकात भी करेंगे। लंबे अरसे के बाद कांग्रेस की श्रीनगर में हाई लेवल मीटिंग हो रही है। पार्टी लीडरान का कहना है कि सरकार गिरने के बाद पैदा हुए सियासी हालात, हिफाजती हालात, पार्लियामेंट्री इलेक्शन और रियासत में पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर के कारकुनान के साथ कई मुद्दों पर मीटिंग की जा रही है। जराए का कहना है कि इसमें रियासत के सियासी डेवलपमेंट पर भी चर्चा हो रही है। जराए का यह भी कहना है कि PDP के कुछ MLA कांग्रेस के राब्ते में हैं। और कुपवाड़ा के डाक बंगले में बीजेपी कारकुनान की मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग की सदारत बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने की, जहां पर बीजेपी कारकुनान ने गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। अशोक कौल ने कहा कि कारकुनान ने वादी में बीजेपी को मजबूत किया है और वो इससे और भी आगे लेकर जाएंगे। वाज़ेह हो कि बीजेपी ने आम इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी और इसी सिलसिले में कुपवाड़ा के डाक बंगले में बीजेपी की जानिब से यह मीटिंग बुलाई गई। वाज़ेह है कि जम्मू में मजबूत बीजेपी कश्मीर में भी अपने रूट को मजबूत करना चाहती है और इसके साथ साथ रियासत में 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की भी पूरी कोशिश में है। आज हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमको बताया है, मैं बड़ा मुतमईन हूँ कि उन्होंने पार्टी को बहुत आगे लिया है और आगे इसको ले जाएं, ऐसी उनसे हमने गुजारिश की है। चुनाव पार्लियामेंट का आने वाला है, उस पार्लियामेंट के चुनाव के लिए हमने यहाँ बात की है कि पार्लियामेंट का चुनाव की तैयारी करें। हमने ये भी बात की है कि काफ़ी देर से हम पंचायत चुनाव और लोकल बॉडीज़ के चुनाव के लिए बात कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि ये चुनाव भी हो जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस बात को कह रही थी कि ये चुनाव जो हैं, ये जो छोटे चुनाव है पंचायत के, लोकल बॉडीज़ के लिए होने चाहिए। इसकी भी आज हमने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की कि इन चुनावों की भी तैयारी। शुमाली कश्मीर में बांदीपुरा जिले के हाजीन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंट्स को पकड़ने के लिए तलाशी मुहिम चलाई। जराये के मुताबिक इंतजामिया ने सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए BSNL समेत सभी फोन कंपनियों के मोबाइल नेटवर्क्स को बंद कर दिया है। इलाके को मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद RR जम्मू कश्मीर पुलिस के SOG और CRPF के जवानों ने हाजीन इलाके में ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया। सैकड़ों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेराबंदी कर दी है और घर घर तलाशी ली जा रही है। वहीं पत्थरबाजों से निपटने के लिए फोर्सेस ने अलग से जवानों को तैनात किया हुआ है। पुंछ में दिशा यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास में इलाके में तरक्याती कामों की जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया गया। मकामी रुकने पार्लियामेंट जुगल किशोर की सदारत में हुई मीटिंग में तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट में हो रही पेशरफ्त का सिलसिलेवार तरीके से जायजा लिया गया। इस दौरान तरक्याती प्रोजेक्ट से मुतालिक बजट और उसके तसर्रुफ पर तफसीली चर्चा भी की गई। मकामी MP ने मुताल्लिका महकमों के सीनियर एहलकारों को हिदायत देते हुए कहा कि मरकज की फलाही स्कीमों से समाज के कमजोर तबकों को खास तौर से मुत्तला किए जाने को यकीनी बनाए। इस मौके पर उन्होंने ऑनलाइन मॉनिटरिंग, फंड मैनेजमेंट सिस्टम जैसी सहूलियात का जिक्र करते हुए कहा कि शफाफियत, जवाबदेही और गुड गवर्नेंस मौजूदा सरकार की तरजीहात में शामिल है। अब हमारी आज मीटिंग इसलिए थी कि वो जो टारगेट है वो फिक्स किया जाए, स्कीमें जो है वो समय से कंप्लीट हो, उनकी गुणवत्ता जो है, क्वालिटी जो है वो अच्छी हो और
बेसिक सुविधाएं जो लोगों को हैं वो सारी की सारी दी जाए। जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सपना भी है और उनकी सोच भी है। वो जो कहते हैं वो करते भी हैं। जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने कई योजनाओं के लिए भारी पैसा जो है वो दिया है। आज बंकर की बात जहां पर हुई है, 415 करोड़ रुपया उन्होंने बंकर्स के लिए दिया है, चाहे वो व्यक्तिगत बंकर हो और चाहे वो सोसाइटी के लिए बंकर हो। आज उन्होंने सीमा भवन बनाने की बात की है, उसके लिए पैसा आ गया है। और भी कई सारी योजनाएं हैं, उन सब का जो है लेखा जोखा जहां पर आज लिया गया है और जल्द से जल्द ये काम सारे कंप्लीट हो। लड़कियों को खुद मुख्तार बनाने और उनके लिए रोजगार का मौका फराहम कराने में जम्मू वुमेन ITI बेहद अहम किरदार अदा कर रहा है। ITI में लड़कियों को फैशन डिजाइनिंग से लेकर के ब्यूटी पार्लर, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। ITI में हाई स्कूल पास लड़कियों को मेरिट की बुनियाद पर दाखिला दिया जाता है। यहां से पास आउट कई खवातीन और लड़कियां कामयाबी के साथ इस वक्त अपना बिजनेस हैंडल कर रही हैं। ख्वातीन व लड़कियों को खुद कफील बनाना वजीर आजम नरेंद्र मोदी का देरीना ख्वाब है, जिसकी तकमील के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से ढेर सारी स्कीमें चलाई जाती हैं। ऐसी ही एक स्कीम नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम यानी NPS के तहत जम्मू वुमेन ITI में लड़कियों के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज का एहतमाम किया गया। ट्रेनिंग के दौरान लड़कियों की दिलचस्पी का खुसूसी लिहाज रखा गया, लेकिन आमतौर पर लड़कियों को उन सभी चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है जो उन्हें बेहतर मुस्तकबिल की गारंटी दे सके। फैशन डिजाइन और ब्यूटी पार्लर के कोर्स में लड़कियां खास दिलचस्पी लेती हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से आशना होने के लिए लड़कियों को कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग दी जाती है। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग और हार्डवेयर दोनों की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा टाइपिंग और शॉर्ट हैंड कोर्स का भी एहतमाम किया जाता है। ट्रेनी लड़कियां पूरे दिल आजमाई से इन चीजों को सीखने की कोशिश करती हैं। ITI कर रहे हैं हम अपने बेनिफिट के लिए, ताकि हम इसके बाद अपना बिजनेस खोल पाएं और रोज़गार मिल सके, आगे किसी को रोज़गार दे सके। अगर हमारा बिजनेस अच्छे से सक्सेसफुल रहा तो ये सब एक लेडीज़ के लिए बहुत ही मायने रखता है। तो बेकारी से तो बेस्ट है कि हम अपना कुछ घर बैठे कर सकते हैं। यहाँ से हम अगर कंप्यूटर मतलब अच्छे से यहाँ से अगर लर्न करते हैं तो हम आगे जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स में। जैसे कोई भी जैसे कोपा रिलेटेड अगर कुछ पोस्ट्स आती हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या किसी को भी सिखा सकते हैं। अपने घर पे भी जैसे कोई है उसको बता सकते हैं। ये सब फैसिलिटी दी जा रही हैं, जैसे स्टिचिंग के बारे में बताते हैं, वो साथ में कटिंग वगैरह, गाउन्स वगैरह सब कुछ सिखाते हैं, तो अच्छी तरीके से सिखाते हैं। वुमेन ITI में लड़कियों को मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाती है। एडमिशन का अमल भी काफी सहल है। हाई स्कूल पास कोई भी लड़की यहाँ मुफ्त में दाखिला ले सकती है। कोर्स के दौरान इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें इदारे की जानिब से ही फराहम की जाती हैं। लड़कियां इस इदारे से ज्यादा मुस्तफीद हो सकें, इसके लिए एडमिशन सेशन की तशहीर भी की जाती है। लेकिन रेडियो स्टेशन और दूसरे जराये से इसका इश्तिहार कराया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले ट्रेनी को इंस्टीट्यूट एजाज से भी नवाजता है। ITI के सरबराह का कहना है कि ITI में सिखाई गई चीजें लड़कियों के मुस्तकबिल में बेहद कारगर साबित होंगी। सर, बच्चे तो अलग अलग फील्ड से आते हैं, लेकिन हम इनको थोड़ा सा गाइड करते हैं, ये हमारा पूरा साथ देते हैं, तभी हम इनको सिखा पाते हैं। पहले तो जब आती है शुरू में इनको कुछ नहीं आता, तो हम सारा अच्छी तरह से सिखा के तो इनको वापस भेजते हैं। बाद में ये बाहर जाके अपना काम आराम से खोल सकती हैं, जैसे बुटीक वगैरह अच्छी चला सकती है और अपने पैरों पे खुद स्टैंड हो सकती हैं। उसमें हमारे पास थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी पढ़ाया जाता है। पहले हम थ्योरी पे जोर देते हैं, उसके बाद पूरा दिन ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करते हैं, ताकि ना सिर्फ ये थ्योरी पे वर्क करें बल्कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल वर्क कैसे होता है, स्किल कैसे बना जाता है, वो हम प्रोवाइड करते हैं इनको। हम उनको फिजिकली दिखाते हैं कोई चीज़। हमारे लिए चीज़ समझाना तभी पॉसिबल है जब हम उनको फिजिकली सिखाएंगे। अब हम उनको दिखाते हैं सामने कि भाई ये चीज़ हार्ड डिस्क है, ये मदरबोर्ड है, ये CPU है, ये SMPS है, तब वो बच्चा इजीली ग्रैस्प कर पाता है। ITI का टीचिंग स्टाफ भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाता है। ट्रेनियों की मदद के लिए वो हर वक्त तैयार रहता है। उनका कहना है कि कुछ लड़कियां सीखने में थोड़ा वक्त जरूर लेती हैं, लेकिन आखिर में असातिज़ा की मेहनत रंग लाती है। इसलिए हम यही फोकस करेंगे कि लड़कियां अपना सेल्फ एम्प्लॉयड करें, उसमें अपने ओन यूनिट्स एस्टैब्लिश करें
और उनके पेरेंट्स को भी ये कहूँगा कि इन कोर्सेज को बच्चों को कराएं, सो दैट उनके पास अपना एक स्किल हो, सो दैट दे विल अपना ये लाइवलीहुड अपना कर सकें। ख्वातीन को बाख्तियार और खुद मुख्तार बनाने में इस तरह के इदारे काफी मुआविन साबित हो रहे हैं। इनफरादी सतह पर तो इसका फायदा होता ही है, इज्तिमाई तौर पर इससे दूसरों को भी फायदा पहुंचाया जा सकता है। मुख्तलिफ स्कीमों के तहत मिलने वाली माली मदद के जरिए ख्वातीन अपना बिजनेस सेंटर खोल सकती हैं, जिससे दूसरों को भी रोजगार मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। कश्मीर एक्सप्रेस में यहाँ रुकेंगे, एक और छोटे से वक्फे के लिए लौट रहे हैं। आप बने रहिए जी सलाम के साथ। ब्रेक के बाद खैर मकदम है, आप देख रहे हैं जी सलाम पर कश्मीर एक्सप्रेस। खबरों के सफर को आगे बढ़ाएंगे अपने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में काजीगुंड में 6 किलोमीटर दूर नागरस बस्ती के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। इलाके में 300 कुनबे रहते हैं, लेकिन यहां तक पीने का पानी नहीं पहुंच पाता। मकामी लोगों की माने तो महकमा पीएचई को पाइपलाइन बिछाने के लिए 10 लाख रुपए जारी किए गए थे, लेकिन महीनों बाद भी पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू नहीं हुआ। खबरों के मुताबिक इसके पहले सरकार ने पाइपलाइन बिछाने की कोशिश की, लेकिन उसकी फिटिंग ठीक नहीं होने की वजह से पानी की सप्लाई नहीं हो सकी थी। वहीं डीडीसी सज्जाद हुसैन का कहना है कि मौसम ठीक न होने की वजह से काम में देरी होती है। उन्होंने जल्द ही पाइपलाइन बिछा दिए जाने की यकीन दहानी भी कराई है। हमारे पास एक वेल बना है, गवर्नमेंट ने एक वेल दिया है, नई हमारी स्कीम बनी थी सतराजन नागरस स्कीम। उसी वेल का पानी हमारे नागरस को सप्लाई होना था सर, तो पानी उसमें वेल में बहुत पानी है, पानी की कोई दिक्कत उसमें नहीं है सर। मगर पीएचई वालों की लापरवाही की वजह से जो पाइपें गांव में लगी उनके अलाइनमेंट सही नहीं हुई सर। अलाइनमेंट की वजह से पानी सारा जो है वो रास्तों में फजूल में वो जाया होता है, लोगों को तक पानी नहीं पहुंचता है। कुछ हमारे मोहल्ले अनकवर्ड मोहल्ले हैं जिनको आज तक भी पाइप मतलब आप वो स्कीम जो है वो लास्ट NRPW स्कीम थी, वो अब वो फाइनल स्टेज में है सर। वो स्कीम क्लोज होने जा रही है, मगर मेरे लोगों को आज तक पानी नसीब नहीं हुआ। इसके बावजूद हमने क्लस्टर मॉडल विलेज यहाँ सेंक्शन हुआ था नागरस गुजर बस्ती के लिए, गवर्नमेंट ने दिया था सर। तो उसमें 9,20,000 जो पैसा हमने मार्च में पीएचई वालों को दिया है, उस पैसे का अभी कोई पता नहीं वो पैसा सर कहाँ गया है। हमें पानी की बहुत मुश्किल है, पानी हमें नहीं है, हमें पानी चाहिए। और कुछ को पानी की पाइपें दी हैं, लेकिन वो भी बेकार हैं, वो डेड हैं। यहाँ एक चिश्मा था हमारी गांव में, वो चिश्मा भी सूख गया, पानी का एक कतरा नहीं है उसमें। और अगर हमारा ये डिमांड पूरा ना हुआ तो हम मर्द-ओ-ज़न रोड पर आ जाएंगे। और ये ना कहना फिर कि आप रोड पर क्यों आए, हमें रोड पर आने पर आप मजबूर करेंगे, गवर्नमेंट मजबूर करेगी। स्प्रिंग में कम बारिश हो गई और विंटर में कम बर्फबारी हुई, इस वजह से कई सोर्सेज अपडेट हो गए थे, तो पानी बहुत जगहों पे कम हो गया है। पीएचई डिपार्टमेंट इज ऑन जॉब। हम देख लेंगे नागरस में जो पानी की कमी हो गई है, वहाँ का जो चश्मा वगैरह वो खुश्क हो गया है। आई विल इंस्ट्रक्ट द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफिसर्स टू मूव टू द स्पॉट और इंश्योर करेंगे कि वो पानी वहाँ पे उनको लोगों को मिले। इधर कठुआ कत्ल मामले में एहतजाज की रहनुमाई कर सुर्खियां बटोरने वाले तालिब हुसैन के खिलाफ घरेलू तशद्दुद और अपनी बेटियों की अनदेखी का इल्जाम लगा है। इसके अलावा कुछ और संगीन इल्जाम भी लगाए गए हैं। पुलिस ने तालिब की अहलिया नुसरत बेगम की शिकायत पर FIR दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। रसाना कत्ल मामले में एहतजाज और मुजाहरे करके रातों रात सुर्खियां बटोरने वाले तालिब हुसैन पर सांबा पुलिस थाने में मामला दर्ज हो गया है। सांबा जिला कोर्ट के गाइडलाइंस पर सांबा स्टेशन इंचार्ज चंचल सिंह ने तालिब हुसैन पर अहलिया नुसरत बेगम से मारपीट करने, उसे तलाक देने के लिए धमकाने, जान से मारने जैसी दीगर लिखित शिकायतों पर मामला दर्ज करके उसकी जांच शुरू कर दी है। तालिब की अहलिया के इल्जाम संगीन भी हैं और शर्मनाक भी। छोटी बच्ची मेरे पेट में थी, तो ये लड़की ये मेरे साथ थी। ये तब मुझे बोलने लगा लड़की क्यों पैदा की आपने, मुझे फेंकने लगा, वहाँ से मैंने जान बचाई अपनी। फिर मैं आई इधर जेठ के पास, मैंने बोला मैं यहाँ जाऊँ, मुझे खर्चा भी देगा थोड़ा बहुत, मैं यहाँ ही ठहरूंगी। फिर जब मैं यहाँ ठहरी, फिर रात को मैंने जेठ को बताया मुझे ऐसे ऐसे मुझे किया। फिर मैं जेठ के पास ठहरी, फिर मुझे रात को जेठ ने मेरे हाथ जबरदस्ती की, मुझे धमकी देने लगा आप नहीं बोलना, आपकी मैं तलाक दे दूंगा,
आप पापा को भी नहीं बोलना, आप गमांड वाली को मतलब इसको ढक लो, गमांड वाले उसको ढक लो जी, हमारा घर का मसला ये हम खुद कर लेंगे। 10 लाख रुपया मेरे से डिमांड की, आप 10 लाख रुपये लो, मैं आपकी तलाक नहीं दूंगा आपको। ये खातून कैमरे के सामने जो ठीक से नहीं कह पा रही हैं, वो आप समझ रहे होंगे। जिस बदनामी से बचने के लिए इतने दिनों तक खामोश रही, इतने जुल्म सहा, इसका नतीजा ये हुआ कि खातून को तलाक के लिए मजबूर किया जाने लगा और पैसों की मांग होने लगी। सोचिए इस बाप पर क्या गुजर रही होगी जब ये दुनिया के सामने बेटी के साथ हुई ज्यादती बयां कर रहा है, और क्या गुजर रही होगी उस भाई पर जो अपनी बहन को रुखसत करते वक्त खुशी के आंसू रो रहा होगा। सिद्धड़ा पुल से नीचे फेंकने लगा उसको, तो आके लोगों ने उसको बचाया। तो आप वहाँ भी जाके पता कर सकते हो कि इस लड़की पे क्या क्या जुल्म हुआ है। जब लड़कों को रात को लेके आता था, मेरी बहन को बोलता था कि इनको खुश करो। जब वहाँ से हुआ तो फिर जब रात को उसको मारा, जब उसको रात को मारा तो उसने क्या किया, वो भाग के अपने देवर के घर में आ गई। देवर के घर में आई तो उस देवर ने क्या किया, रात को इसके कपड़े फाड़े, इसकी इज्जत मतलब लूटना चाहता था। जो मेरी बेटी के साथ हुआ है वो किसी की बेटी के साथ रब न करे। सर अभी मैं अपनी बेटी को अस्पताल से लेके आया हूँ सर, बहुत बीमार है ये। आपने इसकी हालात देखी कि किस किस्म की ये हालात है। ये इतनी प्रेशर में आई है, तालिब ने प्रेशर में रखा है इसको कि बताने के काबिल नहीं है जनाब। 2015 में मैंने अपनी बेटी को दिया, उसको मैंने शादी करके दी सर। ये बेटी के पास सिर्फ जो अजाब मिला सर, मैं किसी को बताने के काबिल नहीं हूँ सर। मेरी बेटी को जो अजाब देता रहा सर, वो क्या बयान करूँ जनाब। आधी रात को सर इसके पास मशकूक किस्म के आदमी आते थे, 9-9, 5-5, 10-10 आदमी आते थे सर इसके पास। तो मेरी बेटी को कहता था इनको खाना बना के दे दो, इनको ये करके दे दो, उनको ये करके दे दो। जब मेरी बेटी खाना नहीं बनाती थी तो उन लोगों से आके प्रेशर मारता था, दाड़ा मारता था और मेरी बेटी को मराता था। और ऐसे मशकूक इंसान थे जिनकी लंबी लंबी दाढ़ियाँ थी सर, तो उनको आके दाड़ा मराता था कि अगर आप ऐसा करोगे मैं आपकी तलाक दे दूंगा। ये कहती थी कि मेरे बाप की इज्जत है, तो आके मुझे सर नहीं बताती थी कि मेरे बाप की इज्जत है, मेरे बाप की इज्जत में कहीं ऐसा फर्क ना पड़े। अपनी बेटी के साथ हुई ज्यादती पर एक बाप ने दामाद पर घरेलू तशद्दुद के अलावा कई और संगीन इल्जाम लगाए हैं। जांच इनकी भी होनी चाहिए। जब मेरी बेटी प्रेग्नेंट होती थी तो 5 महीने रखता था, 4 महीने रखता था, तो फिर उसको यहाँ भेज देता था। पहले ठीक ठाक था, जब ये जैसे आगे पीछे चलने लगा और हम खर्चा भी देते थे, डिमांड करता था आज मुझे खर्चा चाहिए, अब तभी काट दे देते थे। फिर जब मैं ला करूँगा और मैं वकील बनूँगा, अब तो वो उसने ऐसी बात की तो वकील ऐसा बना को हमको रास्ते में धोखा दे गया। पूरे मामले पर तालिब फिलहाल खामोश है। तालिब कितना कसूरवार है वो तो जांच के बाद सामने आ ही जाएगा, लेकिन पूरे मामले से इतना तो तय है कि दूसरों को इंसाफ दिलाने का दम भरने वाले तालिब अपनी ही अहलिया को खुशी नहीं दे पाए। तालिब ने तलाक मांगने से पहले अपनी दोनों बेटियों के मुस्तकबिल के बारे में भी नहीं सोचा। पुंछ से जी सलाम के लिए जितेंद्र नूरा की रिपोर्ट। और डोडा के कंडेरी नाले के पास लैंडस्लाइड की वजह से डोडा किश्तवाड़ नेशनल हाईवे जाम हो गया, जिसकी वजह से मुसाफिरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रात हुए मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो गई और हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जाम खुलने का इंतजार कर रहे लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस मौसम में अक्सर लैंडस्लाइड जैसी वाक़े पेश आते रहते हैं, इस तरह की हो जाता है, इस तरह के हादसे होते हैं। ऐसे में इंतजामिया को खासतौर से जेसीबी और दीगर इंतजामात रखने चाहिए। आज जम्मू से सियालदाह तक जाने वाली हमसफर ट्रेन को जम्मू रेलवे स्टेशन से मरकजी ममलकती वजीर बराए रेल राजन गोहेन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि नई ट्रेन शुरू होने से वादी घूमने आने वाले सयाह और माता वैष्णो देवी का दर्शन करने वाले अकीदतमंदों को काफी आसानी होगी। दीगर रूट पर चलने वाली दूसरी हमसफर ट्रेनों की तरह ये भी पूरी तरह से एसी है। स्पेशल ट्रेन जम्मू से चलकर लुधियाना, अंबाला, सहारनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी, मुगलसराय, गया, धनबाद, आसनसोल होते हुए कोलकाता के सियालदाह रेलवे स्टेशन तक जाएगी। तो कश्मीर एक्सप्रेस में अभी इतना ही, लेकिन आप थोड़ी देर बाद देखेंगे हमारी खास पेशकश ग्राउंड जीरो मेरे साथी खुर्शीद रब्बानी के साथ।